ICSE क्लास 9, वेलकम टू ICSE थॉट वेल बाय अनअकैडमी। आई एम प्रीक्षा जैन और आज हम आर कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, क्वेश्चंस के साथ करेंगे। पहले मैंने ऑलरेडी पार्ट 1 करा दिया इन अंडर 20 मिनट्स, ठीक है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हमने क्या क्या किया है वो मैं बता देती हूँ। डेफिनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, डेट ऑफ अडॉप्शन, डेट ऑफ एनफोर्समेंट, सिग्निफिकेंस, ये सारी चीजें मैंने उस वीडियो में करवा दी है, ठीक है। वो जाके जरूर देखना। फीचर्स में हमने सिंगल सिटीजनशिप, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी और फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 31 तक किया था, ठीक है। निमोनिक्स के थ्रू मैंने आपको फंडामेंटल राइट्स कैसे लर्न करने हैं, कैसे याद करने हैं, वो चीज करवाई थी। सो डू नॉट मिस दैट सेशन। अगर वो नहीं देखा है तो पहले वो देख लो, क्योंकि क्वेश्चंस जो एंड में आपको मैं सॉल्व करवाऊंगी उसमें वो बहुत काम आने वाले हैं। एंड यस, आज ऑफकोर्स क्वेश्चंस भी है, आपने थंबनेल में देखा है, MIQs भी रहेंगे। उसके अलावा आज हम क्या देखेंगे, फंडामेंटल ड्यूटीज। अगेन एक बहुत सुंदर सा निमोनिक है जिससे आपको फंडामेंटल ड्यूटीज झटके में याद हो जाएगी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, जिसका आपको सिर्फ मीनिंग समझना है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। थोड़ा सा एक टंग ट्विस्टर है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, सिर्फ मीनिंग समझना है। इसको मैं DPS भी बोलती हूँ शॉर्ट में। एंड वेलफेयर स्टेट, उसको हम अच्छे से समझ लेंगे। वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट क्या है, सोशल, पॉलिटिकल, फॉरेन, जितने भी लीगल मैटर्स है, इकोनॉमिक मैटर्स है, उसमें कैसे उसको हम इंश्योर करते हैं, एक वेलफेयर स्टेट को कैसे इंश्योर करते हैं, उसका मतलब और तरीके हम जान लेंगे। एंड क्वेश्चंस एंड में सॉल्व करेंगे और इससे आपका पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का जो चैप्टर है अच्छे से खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये जो पूरी चीज है, ठीक है, ये सारी स्लाइड्स मैंने आपको करवा दी है, लास्ट सेशन में ही करवाई है। सो आई एम अज्यूमिंग कि आप वो सारे सेशंस देख के आओगे। अब हम चलते हैं सीधा आर्टिकल 32 पे, जो मैंने आपको लास्ट टाइम नहीं करवाया था, ठीक है। बाकी फंडामेंटल राइट्स हमने कर लिए हैं। आर्टिकल 32 क्या कहता है, इट इज द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अब देखो, हमने इतने सारे फंडामेंटल राइट्स देखे हैं। राइट इक्वालिटी देखा, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन देखा, इतने सारे फ्रीडम्स, 6 तरह के हमने फ्रीडम्स देखे, स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये वो, राइट टू लाइफ देखा है। अगर हमें फंडामेंटल राइट्स इंश्योर किए, चलो संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में तो लिख दिया है कि भाई तुमको ये सारे राइट्स मिलेंगे, लेकिन इंश्योर कैसे होगा कि राइट्स को कोई डिनाई ना कर दे। कोई पावरफुल आदमी बोले कि आज से तुम्हारा ये राइट गया, तो उसको प्रोटेक्ट कौन करेगा, कैसे हम इंश्योर करेंगे कि ये राइट्स जो गारंटीड है कॉन्स्टिट्यूशन में वो हमको मिले और वो बने रहे। वी कैन एंजॉय द फुल लिबर्टी ऑफ एक्चुअली एंजॉइंग दीज राइट्स, ठीक है। वो कैसे होगा, इट इज थ्रू आर्टिकल 32। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज टू सेफ गार्ड योर फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। क्या होता है, अगर आपके कोई भी राइट्स, फंडामेंटल राइट्स इन्फ्रिंज करते हैं, तो आर्टिकल 32 ये कहता है कि आप कोर्ट को जाके ये चीज बता सकते हैं कि भाई मेरा फंडामेंटल राइट मुझे डिनाई किया जा रहा है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट 5 तरह के रिट्स इश्यू कर सकता है जिससे आपके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए। वो 5 तरह के रिट्स है, हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, रिट ऑफ प्रोहिबिशन, रिट ऑफ सर्शियरी एंड को वारंटो, ठीक है। तो ये इसको अगर आपको 5 को बहुत ही शॉर्ट में लर्न करना है तो इसका जो निमोनिक है वो है PCMHQ, ठीक है। PCM हेडक्वार्टर होता है ना, जैसे PCM लोगे आप 12th में, अगर बहुत बच्चे साइंस लेते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, उस तरह से PCM हेडक्वार्टर याद कर सकते हो। P से प्रोहिबिशन, सर्शियरी, मैंडेमस, हेबियस कॉर्पस एंड को वारंटो। तो PCMHQ उसका निमोनिक है, जस्ट टू लर्न रिट्स, उनके नाम याद करने के लिए। अब एक एक में क्या है वो ऑफकोर्स समझेंगे। ये चीज 10th स्टैंडर्ड में भी आती है जब जुडिशरी का यूनिट आता है, तो ये सेम चीज आपको तब भी पढ़नी पड़ेगी, अभी पढ़ लो तो अच्छा है, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, कोर्ट्स और हाई, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ही इशू कर सकते हैं, याद रखना। इधर इट कैन बी द एपेक्स कोर्ट, जो टॉप पे है, दिल्ली में है सुप्रीम कोर्ट, या फिर हर स्टेट का जो हाई कोर्ट होता है वो इशू कर सकते हैं इन रिट्स को। एंड अ रिट इज अ फॉर्मल रिटन ऑर्डर इशूड बाय द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट टू प्रोवाइड लीगल रेमेडी टू द पीपल हु डू नॉट हैव प्रोटेक्शन अंडर ऑर्डिनरी लॉज, ठीक है। अगर कोई ऑर्डिनरी लॉ में उन फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्शन नहीं है तो वो रिट्स इशू हो सकते हैं। हेबियस कॉर्पस है टू प्रोड्यूस द बॉडी ऑफ, अब इसका में एक टेबल भी है, वो मैं टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पे मैं इसका जो एक टेबल है, ठीक है, छोटा सा टेबल है जहाँ पे इन सारे के मीनिंग्स है, शॉर्ट में लिखे गए हैं। सेंटेंस फॉर्मेशन में पढ़ना है तो ऑफकोर्स आप स्लाइड में देख लो। अगर कोई रॉन्गफुली डिटेन, यानी कि कोई मान लीजिए पॉलिटिशियन है, उठा के ले गया, बस आपने कुछ तो उसको इज्जत नहीं दी, आपने पंचायत अगर सीरीज देखी, आपने देखा है कि वहां पे विधायक जी है, ठीक है, बस उठवा लिए प्रधान जी को। अगर ऐसा होता है तो प्रधान जी की फैमिली क्या है, वो कोर्ट जा सकती है और कोर्ट इशू करेगा ये वाला हेबियस कॉर्पस का रिट कि भाई कहाँ है, लाओ इस इंसान को, प्रधान जी कहाँ है, प्रधान जी की बॉडी कोर्ट में प्रोड्यूस की जाए। इसको बोलते हैं हेबियस कॉर्पस, टू हैव द बॉडी ऑफ, इसका लिटरल ट्रांसलेशन होता है, ठीक है। मैंडेमस इज एन ऑर्डर ऑफ द फ्रॉम अ सुपीरियर कोर्ट टू अ लोअर कोर्ट टू परफॉर्म अ सर्टेन ड्यूटी। अगर लोअर कोर्ट्स में आपकी बात नहीं सुनी जा रही है तो हायर कोर्ट उसको इशू करेगा, वही बात सुनो, उसको मैंडेमस बोलते हैं। रिट ऑफ प्रोहिबिशन क्या होता है, अगर
अगर लोअर कोर्ट कोई केस में डिसाइड करे जो उसकी जुरिस्डिक्शन में नहीं, उसकी पावर में नहीं है, जुरिस्डिक्शन नहीं, आपका पावर का दायरा कितना है, ठीक है, व्हाट इज द लिमिट ऑफ योर पावर्स, अगर आपकी पावर लिमिट में नहीं है और अगर आप कर रहे हो तो हायर कोर्ट बोल सकता है भाई अपनी प्रोसीडिंग स्टॉप करो, तुम्हारे जुरिस्डिक्शन में तो ये चीज है ही नहीं, आप हमको ट्रांसफर करो। तो रिट ऑफ प्रोहिबिशन प्रोहिबिट करता है लोअर कोर्ट को, ठीक है। उसके अलावा रिट ऑफ सर्शरी क्या होता है, this is issued by a superior court to a judicial authority desiring it to be informed of the current proceedings in a court, ठीक है। यानी कि कुछ भी अगर चल रहा है, अच्छा नहीं चल रहा है कोर्ट में, छोटे कोर्ट में, लोअर कोर्ट से अगर मान लीजिए कोई चोरी चकारी का केस है और बहुत ही पावरफुल इंसान इन्वॉल्व है उसमें आपके अगेंस्ट, ठीक है, तो अगर आपको लोअर कोर्ट में जाते हो, मान लीजिए आपको समझ में नहीं आ रहा है, कुछ तो धांधली चल रही है यहाँ पे, कुछ तो दाल में काला चल रहा है और आपको चाहिए कि भाई हायर कोर्ट का इंटरवेंशन हो, तो आप हायर कोर्ट के इंटरवेंशन के लिए रिट ऑफ सर्शरी हायर कोर्ट जारी कर सकता है, ठीक है। टू बी सर्टिफाइड इसका लिटरल ट्रांसलेशन है। एंड आता है फिर को वारंटो, रिट प्रिवेंट्स पब्लिक ऑफिसर्स फ्रॉम फोर्सिबली और रॉन्गफुली होल्डिंग अ हाई पब्लिक ऑफिस। को वारंटो का लिटरल ट्रांसलेशन है बाय व्हाट वारंट, बाय व्हाट अथॉरिटी, ठीक है। वारंट का मतलब है अथॉरिटी, बोलते हैं ना, जैसे कभी कभी पुलिस वाले कोई भी अगर मान लीजिए ड्रेस में आके आपको बोलते हैं चलो अब हम आपको अरेस्ट कर रहे हैं, आप चलो जेल पुलिस स्टेशन, ठीक है, आप बोल सकते हो भाई सर अपना वारंट दिखाइए, पुलिस ऑफिसर को आप बोल सकते हो आपका वारंट दिखाओ, ठीक है, यानी कि आपकी अथॉरिटी दिखाओ पहले कि आप सही इंसान तो हो जो हमको थाने लेकर जा रहे हो, आपके पास अथॉरिटी तो है। तो इसी तरह से को वारंटो जब कोर्ट इशू करता है किसी भी पब्लिक ऑफिशियल, चाहे वो आईएएस ऑफिसर ही क्यों ना हो, उसको वो रिट ऑफिस इशू कर सकता है और बोल सकता है कि भाई किस अथॉरिटी के तहत आप ये ऑर्डर जारी कर रहे हो या ये आप काम कर रहे हो, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो रिट्स क्या हुए, फॉर्मल रिटन ऑर्डर्स हैं जो कोर्ट्स इशू कर रहे हैं, पांचों क्या कर रहे हैं, कोर्ट्स इशू कर रहे हैं, हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, ये इशू कर सकते हैं अगर आपके साथ कोई अन्याय है और जो नॉर्मल लॉ के तहत आप नहीं इसको सॉल्व कर पा रहे हो तब, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज का किस्सा ये है कि ये सबसे पहले तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत इंक्लूड करी गई थी। इस एक्ट में पार्ट 4 इंक्लूड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में, इसीलिए मैं कहती हूँ कॉन्स्टिट्यूशन जो उस टाइम पे लिखा गया था वही की वही नहीं है, फ्लेक्सिबल है, ठीक है। आगे हम पार्ट्स ऐड भी कर रहे हैं, कुछ पार्ट्स हटा भी रहे हैं, मॉडिफिकेशंस ला रहे हैं, मॉडिफिकेशंस को बोलते हैं अमेंडमेंट, ठीक है। तो जिस एक्ट के अंदर वो अमेंडमेंट होता है उसका नाम दे देते हैं 42nd अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, CAA भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो 1976 में आया था पार्ट 4 और 51A के अंदर आई थी फंडामेंटल ड्यूटीज इंट्रोड्यूस करी गई। अगर हम आपको सिटीजन्स को राइट्स दिए जा रहे हैं एंजॉय करने के लिए, तो देश के प्रति आपकी ड्यूटीज भी हैं कि आप उनको निभा रहे हो। अब ये याद रखना कि ये ड्यूटीज जो है वो इन्फोर्सेबल नहीं है, यानी अगर आपका मान लीजिए फंडामेंटल राइट कोई इन्फ्रिंज कर रहा है, कोई डिनाई कर रहा है, तो उसको तो आप जेल ले जा सकते हो, कोर्ट में उसको स्यू कर सकते हो। हियर यू कैन नॉट स्यू, इट इज नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, ठीक है, बट यू हैड टू इंट्रोड्यूस दिस बिकॉज अगर आप चीज़ें एंजॉय करते हो एक देश में, तो देश के प्रति भी आपकी कुछ ड्यूटीज, कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं, वो इधर लिखी गई हैं, ठीक है। एक जिम्मेदार नागरिक, का रिस्पॉन्सिबल सिटीजन will ensure that he is following all his duties or her duties towards the country. We must ensure as rightful and dutiful citizens of India, ठीक है। अब इसका निमोनिक मैं आपको पहले बताती हूँ ताकि थोड़ा सा और समझ में आए। इसका निमोनिक ये है, ठीक है, INDIA, इंडिया लिखा और प्राइड लिखा। इंडियाज प्राइड आप लर्न कर सकते हो, ठीक है, इंडियाज प्राइड। इंडियाज प्राइड कैसे हो रहा है, आई से आता है आपका आइडियल्स, ठीक है, एन से आता है नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। अब ये सेंटेंसेस पढ़ लेना। तो आई से क्या है, टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियाज विच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। तो आइडियल्स मैंने सारे जो निमोनिक का वर्ड है ना वो पिंक में हाईलाइट कर दिया है ताकि आपको याद रहे। तो आइडियल्स आ गए। एन से है नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करनी है, ठीक है, तो एन से हो गया। डी से क्या है, टू डिफेंड द कंट्री एंड टू रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो, तो डी से डिफेंड हो गया, ठीक है। आई से वापस क्या आता है, आपका आता है इंटेग्रिटी, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, तो इंटेग्रिटी आ गया, ठीक है। फिर ए आता है, ए से यहाँ नीचे है एज्ड, ठीक है। पेरेंट्स और टीचर्स और पूरे इंस्टीट्यूट को, गार्डियंस को, दे शुड प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेटिंग हिज और हर चाइल्ड एज बिटवीन 6 to 14, ठीक है, 6 to 14। वैसे भी फंडामेंटल राइट 21A हमने इंट्रोड्यूस कर दिया था राइट टू एजुकेशन का, लेकिन एक ड्यूटी भी बनती है एक पेरेंट और गार्डियन की कि वो अपने बच्चे को एजुकेट कराए, और एज ग्रुप दे रखी है, इससे एज जो है वो ए से आएगा, ठीक है, ए से एज्ड है। उसके बाद आता है पी, पी से क्या आएगा, प्रिजर्व, टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कॉम्पोजिट कल्चर। फिर आता है आर से आता है आपका कहाँ गया, रिलीजियस, प्रमोट हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ फ्रेटर्निटी अमंग ऑल पीपल ऑफ इंडिया, ट्रांसेंडिंग रिलीजियस, लिंग्विस्टिक, सेक्शनल
रीजनल डाइवर्सिटीज। ठीक है, तो ये आर से रिलीजियस, आई से वापस, आई से क्या आएगा, इंप्रूव करना है। क्या इंप्रूव करना है, नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स एंड रिवर्स। तो एनवायरनमेंट की तरफ भी हमारा एक कर्तव्य बनता है उसको इंप्रूव करने का। डी से वापस क्या आएगा, डी से आएगा आपका डेवलप। डेवलप क्या करना है, साइंटिफिक टेम्पर, इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। ठीक है, साइंटिफिक इंक्वायरी डेवलप करनी है, यानी कि जो रूढ़िवादी सोच है, सुपरस्टिशंस है, बहुत सारे लोग ना आजकल इस चीज़ में पड़ जाते हैं कि अंधविश्वास जिसे कहते हैं, और इस चीज़ में बहुत चीज़ें कर देते हैं। इन चीज़ों से ऊपर उठना है। ठीक है, इन चीज़ों से ऊपर उठने के लिए हमारा कर्तव्य बनता है कि हम साइंटिफिक टेम्पर इस देश में डेवलप करें। ठीक है, तो डी से हो गया डेवलप, और ई से हो गया एक्सीलेंस। एक्सीलेंस ए वर्ड, स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी। तो इंडिया प्राइड निमोनिक है। एक एक वर्ड मैंने आपको बता दिया, हाईलाइटेड है। मैं थोड़ा सा हटके आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो ताकि हाईलाइटेड वर्ड्स आपको दिख जाए। ठीक है, अब आते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी जिसे बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे ही मैं लिख देती हूँ इसका शॉर्ट फॉर्म, क्योंकि मैं अब आगे रेफर करूंगी इसको एज डीपीएसपी। अब डीपीएसपी एक ऐसी चीज है जो स्टेट का कर्तव्य क्या है। देखो, हमने अब तक सिटीजन्स का देखा, सिटीजन्स क्या राइट्स इंश्योर करेंगे, सिटीजन्स क्या ड्यूटीज उनकी होती है। ठीक है, क्या उनके कर्तव्य हैं एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स। इन दोनों के बाद डीपीएसपी आती है, जो गवर्नमेंट क्या करेगी। भाई, गवर्नमेंट के पास भी कुछ डायरेक्टिव्स दिए गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स 36 to 51, अगेन पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जहाँ पे फंडामेंटल राइट्स भी है, सॉरी फंडामेंटल ड्यूटीज भी है, वहीं पे इन डीपीएसपीज की भी बात करी गई है। These principles include ideas, deep human thought, belief, and knowledge, and they're also known as directives because the government has to keep these in mind while formulating and implementing public policies. कैसे गवर्नमेंट फंक्शन करेगी, मोदी गवर्नमेंट को अगर कोई पॉलिसी ध्यान में रख के बनानी है, कोई स्कीम लगानी है, तो कुछ आइडियल्स को वो याद रखेगी। ठीक है, इसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वेलफेयर स्टेट ही होता है कि वेलफेयर स्टेट बनाना है, इंडिया को वेलफेयर के लिए काम करना है, लोगों के लिए काम करना है, जनहित में काम करना है। ये कुछ नोबल आइडियाज है, कुछ आपकी बिलीव्स है, नॉलेज है, जो गवर्नमेंट को याद रखनी है वाइल फॉर्मुलेटिंग एंड एग्जीक्यूटिंग देयर पॉलिसीज। ठीक है, हम डीपीएसपी के मोटा मोटी चीज पे, क्योंकि आपको मीनिंग याद रखना है तो मैंने इसको चीजों में डिवाइड किया है। एक तो मीनिंग है गाइडलाइंस ऑफ द गवर्नमेंट टू क्रिएट अ जस्ट एंड फेयर सोसाइटी, दे आर नॉन इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट। नॉन इन्फोर्सेबल का मतलब अगर गवर्नमेंट इसको फॉलो नहीं कर रही है तो हम डीपीएसपी फॉलो नहीं किया, देखो ये इसने फॉलो नहीं किया करके गवर्नमेंट के किसी ऑफिशियल को या गवर्नमेंट को कोर्ट में ड्रैग नहीं कर सकते। वी कैन नॉट स्यू, सिमिलर टू द फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, अगर नहीं किया तो आप इनको कोई चालान नहीं लगा पाओगे, कोई फाइन नहीं कर पाओगे, कोई सजा नहीं दिलवा पाओगे। दिस इज कॉल्ड नॉन एन्फोर्सेबल बाय कोर्ट। ठीक है, बट दे आर फंडामेंटल इन गवर्नेंस। इन चीज़ों को आप फंडामेंटली तो याद रखोगे जब आप देश को गवर्न कर रहे हो, उनका शासन कर रहे हो, एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हो। पर्पस क्या है, टू एस्टैब्लिश अ वेलफेयर स्टेट एंड इंश्योर सोशल एंड इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस। इसको थोड़ा और आगे हम डिटेल में पढ़ते हैं। की एग्जाम्पल्स ये देखो, ये वाले हैं। ठीक है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। अगेन इन चीज़ों को थोड़ा सा ब्रॉडर डिटेल में हम पढ़ते हैं वेलफेयर स्टेट में। ठीक है, कंक्लूजन है डीपीएसपीज रिफ्लेक्ट द गोल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड गाइड पॉलिसी मेकिंग फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। ठीक है, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए कुछ गाइडलाइंस है, कुछ इंस्ट्रक्शंस है, कुछ डायरेक्टिव्स है, जिसके तहत गवर्नमेंट काम करती है। ठीक है, गोल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को वो रिफ्लेक्ट करती है। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन में किस इंटेंशन से वो बनाया गया है उसको रिफ्लेक्ट करने के लिए भी आप डीपीएसपीज उन्होंने डाले थे। ठीक है, अब आते हैं वेलफेयर स्टेट पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको थोड़ा डिटेल में समझना भी है। कुछ मैंने यहाँ पे एग्जांपल्स भी दिए हैं, आप देखते हैं। वेलफेयर स्टेट इंश्योर्स मैक्सिमम हैप्पीनेस टू इट्स पीपल। वेलफेयर का मतलब क्या होता है, इट इज द वेल बीइंग। ठीक है, एंड ओवरऑल वेल बीइंग, तो आपका पैसों से यानी इकोनॉमिक वेलफेयर भी होना चाहिए, आपका सोशल वेलफेयर भी होना चाहिए, जहाँ पे आपको इक्वल राइट्स भी एंजॉय करने को मिल रहे हैं, सबको मिल रहे हैं। ठीक है, आपका पॉलिटिकल वेलफेयर भी होना चाहिए, आपका लीगल वेलफेयर भी होना चाहिए। हर तरह से आपका वेलफेयर होना, इंश्योर करना लिखा जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं मैक्सिमम हैप्पीनेस टू इट्स पीपल। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सीक्स टू एस्टैब्लिश द कंट्री एज अ वेलफेयर स्टेट एंड द डीपीएसपीज दे एम एट मेकिंग इंडिया वेलफेयर स्टेट, जो कि मैंने अभी आपको बताया। एंड दे एम एट एस्टैब्लिशिंग वही सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल इक्वालिटी इन द सोसाइटी। ठीक है, तो एक खुशहाल देश बनाने के लिए उसको बोलते हैं एक वेलफेयर स्टेट। उसके लिए डीपीएसपीज गाइडलाइंस दी गई हैं। ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में अगेन इंक्लूड करी गई है, वो कोर्ट से इन्फोर्सेबल नहीं है, लेकिन जब भी पॉलिसीज बनानी होती है उनको ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, अब कैसे कैसे करना है, हमने देखा सोशल भी वेलफेयर चाहिए, इकोनॉमिक वेलफेयर चाहिए, पॉलिटिकल, तो इसको कैसे इंश्योर किया जा रहा है। सोशल इक्वालिटी एंड जस्टिस को
सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स किस तरह से स्टेप्स ले रही है ये देखते हैं। राइट टू एजुकेशन एक्ट, सबसे पहले आर्टिकल 21A क्या, 21 क्या था, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, उसके अंदर 21A राइट टू एजुकेशन, ठीक है, हैज बीन पास्ड बाय द गवर्नमेंट मेकिंग मैंडेटरी फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन हर बच्चे को देना है बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14, या फिर 14 साल तक के बच्चे को फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन मिलेगा ही मिलेगा। It also reserves 25% of seats in educational institutes for children belonging to economically weaker sections, ठीक है। अंडर प्रिविलेज सेक्शंस है जिनको हेड स्टार्ट नहीं मिल रहा है लाइफ में, जो जन्म से जिनको इतनी सारी प्रिविलेजेस नहीं मिली है, उनके लिए कुछ रिजर्वेशंस करे गए हैं ताकि थोड़ा सा आप लेवल पे लाओ, ठीक है, एक लेवल प्लेइंग फील्ड हो जाए सोसाइटी में, उनको अपॉर्चुनिटीज मिले, ठीक है, वरना तो गरीब गरीब ही रह जाएगा हमेशा। अगर उनको अपॉर्चुनिटी लानी, उनको थोड़ा सा बढ़ावा देना है, इसीलिए रिजर्वेशंस करे गए हैं। स्पेशल स्कॉलरशिप्स आर गिवन टू स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, जैसे कि 10% रिजर्वेशन मिलता है जॉब्स और हायर इंस्टीट्यूट्स में टू EWS कैटेगरी ऑल्सो। 10% रिजर्वेशन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस में भी, जो SC ST OBC कैटेगरीज में नहीं भी आ रहे हैं, उनको भी अगर इकोनॉमिकली वीक हैं, अगर वो गरीब हैं, अगर किस एक लेवल ऑफ कुछ कंडीशन है जब में वो EWS कैटेगरी को मीट करते हैं, अगर वो मीट कर रहे हैं उन क्राइटेरिया को, तो उनको भी रिजर्वेशन मिलेगा। ये बात करी गई है, ठीक है, ये बात करी गई है 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, CAA यानी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन में डाली गई है, ये गारंटी कर दिया है, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स अनटचेबिलिटी, यानी कि अगर आप कोई सो एंड सो कास्ट के हैं, ऐसा माना जाता था पहले, तो फिर आप यहाँ से आप हमारे बाजू में नहीं बैठ सकते, ठीक है, आप हमारे सेम क्लासरूम में नहीं आ सकते, ऐसे बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशंस किए जाते थे against the people who belong to a particular caste or a particular community। अब ये चीज़ by law abolish कर दी गई है, तो अगर किसी को इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन फेस हो रहा है, वो पुलिस स्टेशन जा सकता है, वो कोर्ट जा सकता है टू गेट जस्टिस, ठीक है, क्योंकि ये अलाउड नहीं है। अनटचेबिलिटी हैज बीन abolished and has been made an offense punishable by law, ठीक है, अगेन टू ensure social equality and justice, ठीक है। अब आते हैं इकोनॉमिक वेलफेयर पे। इकोनॉमिकली यानी पैसों से समानता कैसे लाई जाए, गरीब से गरीब को भी कैसे इंश्योर किया जाए कि उसको बेसिक फैसिलिटीज मिलती है, उसको डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, ऑपरेशन या एक्सप्लॉइटेशन नहीं होता, ये वाली बात है। जमींदारी सिस्टम को अबॉलिश कर दिया था। जमींदार यानी जमींदार तो बैठे रहेंगे और गरीब लोग उनके खेत खलियान में काम करेंगे, उनके बंधुआ मजदूर बन जाएंगे, ये पूरा जो सिस्टम है इसको अबॉलिश कर दिया गया है। मेनी बैंक्स एंड की इंडस्ट्रीज हैव बीन नेशनलाइज्ड। नेशनलाइजेशन से होता क्या है, अगर गरीबों को कुछ सोशल स्कीम्स में तहत लोन्स देने हैं तो वो दे सकते हैं, प्राइवेट बैंक्स नहीं देगी, वो रिस्क नहीं लेती है, लेकिन आप नेशनलाइज कर दोगे तो गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल आ जाता है, इसीलिए नेशनलाइजेशन इंडस्ट्रीज का हुआ है, बैंक्स का हुआ है, टू इंश्योर दैट ओनरशिप ऑफ मटीरियल रिसोर्सेज इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो सके। मिनिमम वेजेस एक्ट हैज बीन पास टू इंश्योर जस्ट पेमेंट्स टू वर्कर्स। इसी के तहत मनरेगा की बात आती है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसको नरेगा भी बोलते हैं, मनरेगा भी बोलते हैं, ठीक है। 100 days ऑफ गारंटीड वेज एम्प्लॉयमेंट टू रूरल हाउस होल्ड, यानी कि गाँव में, देखो गाँव में इंडस्ट्रीज नहीं है, गाँव में बड़े बड़े IT पार्क्स नहीं है जहाँ पे उनको जॉब्स मिले, तो वहाँ पे लोगों के पास पैसा कैसे आएगा। एक ये एक्ट बहुत ही गेम चेंजिंग एक्ट बोलते हैं इसे, कि अगर आप पढ़े लिखे भी नहीं हो लेकिन आपको बेसिक सब्सिस्टेंस, आपको सर्वाइवल के लिए खाना तो चाहिए, आपको बेसिक तो फैसिलिटीज चाहिए, उसके लिए आपको सरकार पैसे देगी अगर आप इतना काम करोगे, तो वो गारंटीड वेजेस उनको मिल जाएंगे अगर उन्होंने 100 दिन इस तरह से काम किया, ठीक है। तो जैसे उनसे कोई ब्रिज बनवा लिया, अच्छी रोड्स बनवा ली, तो उनसे आप काम ले रहे हो और उनको आप पे कर दोगे, तो वो मनरेगा की स्कीम इंश्योर करती है। इट इज़ डेफिनेटली अ गेम चेंजर, और आप देखोगे गाँव में इसका बहुत यूज़ होता है, गाँव के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है इसके तहत, उनको पैसे मिलते हैं इसके तहत, तो इट इज़ डेफिनेटली इंश्योरिंग इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ पीपल फ्रॉम एरियाज वेयर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आर लेस, ठीक है। वेरियस रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम सच एज रूरल इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी IRDP, लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम यानी RLAGP, उसके अलावा कुछ और हैं। आयुष्मान भारत योजना में आपको इंश्योरेंस मिलता है, जो गरीब हाउस होल्ड्स है, BPL हाउस होल्ड्स है, गरीबों को आयुष्मान भारत योजना के तहत मेडिकल फैसिलिटीज मिलती है, ठीक है, प्राइमरी केयर सेकेंडरी केयर फैसिलिटीज मिलती है, ऑपरेशन हुआ। कहा जाता है कि इंडिया में very large population, I'm forgetting the percentage, but huge big chunk of population is just one medical bill away from getting into poverty trap, ठीक है। तो गरीबी में घसीट लाएंगे अगर एक मेडिकल बिल अगर आ गया उनका, ठीक है। गरीबों को भी मेडिकल फैसिलिटीज टाइमली मिल जाए, पैसों की किल्लत की वजह से ऐसा ना हो कि उनकी जाने जाए,
ठीक है, वो चीज़ इंश्योर करने के लिए आयुष्मान भारत योजना बनाई गई थी। उसके अलावा जन धन योजना है, जहाँ पे बैंक अकाउंट्स खुलवाए जाएंगे। देखो मोस्टली जो गरीब लोग होते हैं उनके लिए कैश में पेमेंट्स ही होते हैं, वो यूपीआई नहीं चलाना जानते, उनके बैंक में अकाउंट्स नहीं थे। जन धन योजना में फ्री बैंक अकाउंट्स उनको उनके खुलवाए गए। ठीक है, ग्रामीण आवास योजना क्या है, तो उनको अगेन रहवा आवास यानी घर, उनको घर बनाए गए उनके लिए। ठीक है, उज्ज्वला योजना में क्या होता है, उज्ज्वला योजना में फ्री एलपीजी सिलेंडर। अब देखो गांव में आप जाओगे आज भी चूल्हे यूज हो रहे हैं, सिगड़ी यानी कि आग में बनाई जा रही चीजें, उसकी फ्यूम्स उठती है। इट इज वेरी वेरी डेंजरस फॉर द हेल्थ ऑफ द विमेन, राइट, बिकॉज विमेन आर मोस्टली वर्किंग इन द रूरल एरियाज इन द किचन। तो उज्ज्वला योजना में उनको फ्री एलपीजी सब्सिडाइज या तो फ्री एलपीजी सिलेंडर्स मिलते हैं, जिससे वो चीज़ों को, उस सिलेंडर को, गैस को यूज करके खाना बना सकती हैं। ठीक है, तो ये बेसिक फैसिलिटीज इंश्योर करने के लिए भी कुछ कुछ इस तरह की इकोनॉमिक स्कीम्स चलाई जाती हैं। ठीक है, अब आते हैं हम फाइनली पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लीगल मैटर्स पे। एक है पंचायती राज हैज बीन एस्टैब्लिश्ड टू प्रमोट द आइडिया ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नेंस। देखते थे कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट है जो हमारा दिल्ली से काम कर रही है, ठीक है, तो सेंटर से सारे पूरे देश को एडमिनिस्टर किया जा रहा है। उसके अगेंस्ट स्टेट गवर्नमेंट है, तो चलो भाई दिल्ली से, सेंट्रल गवर्नमेंट से हम गुजरात गवर्नमेंट आती है, गुजरात गवर्नमेंट सारे अपनी डिस्ट्रिक्ट्स को देखती है। अब आ गया है नीचे एक और 3 टायर गवर्नमेंट आ गई, जहाँ पे पंचायती राज और म्यूनसिपैलिटी या ब्लॉक लेवल पे, तो सिटीज लेवल पे भी एडमिनिस्ट्रेशन देखा जा रहा है, गांव लेवल पे भी आपने देखा होगा पंचायत जैसी सीरीज है। ठीक है, तो वहाँ पे भी वो, आई एम नॉट प्रमोटिंग, लेकिन ये ऑफ कोर्स सभी लोग देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि प्रधान भी है, वहाँ पे प्रधान एडमिनिस्ट्रेशन करे। कोई मान लीजिए गांव में कोई इशू है तो सबसे पहले आप किसको कंप्लेन करने जाओगे, वहाँ भी एडमिनिस्ट्रेशन बना दिया गया है ताकि लोकल सेल्फ गवर्नेंस हो पाए, लोकल लेवल्स पे लोगों को शहर जाने की जरूरत ना पड़े, स्टेट हेडक्वार्टर जाने की जरूरत ना पड़े, वो अपने गांव में ही इश्यूज को खुद से सॉल्व कर पाए। इसके लिए पंचायत को फंड्स भी मिलते हैं, पंचायत में वोटिंग भी होती है, इलेक्शंस भी होते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट प्रोवाइड्स फ्री लीगल एड टू द पीपल हु कैन नॉट अफोर्ड टू एंगेज लॉयर्स। अब लीगल एड भी, फ्री लीगल एड भी एक लीगल प्रोविजन है। ठीक है, ये गारंटीड प्रोविजन है जो गरीबों को मिलता है। एंड द जुडिशरी इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट फ्रॉम एग्जीक्यूटिव टू अवॉइड मिस यूज ऑफ पावर। ठीक है, जो लोग पावर में होते हैं, हम देखते हैं कि करप्शन भी है, ब्राइब भी है, मिसयूज ऑफ पावर भी है। ठीक है, एंड ऑपरेशन ऑफ द पुअर भी है। तो इसको रोकने के लिए अगर आपको न्याय की तरफ देखना है कि भाई हमको जस्टिस कौन देगा, तो कोर्ट्स इम्पार्शियली कैसे अपना जस्टिस दे पाएंगे, कैसे जस्टिस सर्व कर पाएंगे, अपने सेंटेंस सुना पाएंगे, इसलिए जुडिशरी को सेपरेट कर दिया गया है फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। वो कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है टू इंश्योर दैट जस्टिस इज डिलीवर्ड इक्विटेबली एंड इक्वली। ठीक है, फेयर जस्टिस की बात है। अब आते हैं हम फॉरेन पॉलिसी पे। तो हमने इकोनॉमिक देख लिया, सोशल देख लिया, हमने पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव देख लिया। अब आते हैं फॉरेन पॉलिसी रिलेटेड, यानी दूसरी कंट्रीज के साथ भी कैसे वेलफेयर इंश्योर किया जा रहा है, उनको क्या मैसेज दे रहे हैं। India has always opposed colonialism and racialism. Racialism is the discrimination based on the race, ठीक है, that you come from. अफ्रीकन रेस हो गई, एशियन रेस हो गई, साउथ एशियन रेस हो गई, इंडियन रेस हो गई। तो आपकी जो रेस है, आपके ऊपर की जो जनरेशन है, उसके बेस पे अगर आपको कोई डिस्क्रिमिनेट करे, उसको रेसिज्म बोलते हैं या रेशियलिज्म बोलते हैं, या फिर कॉलोनियलिज्म। कॉलोनियलिज्म, इंडिया खुद एक कॉलोनी रह चुकी है, हमने देखा है हिस्ट्री में कितना ज़्यादा हमें एक्सप्लॉइट किया गया है, उस चीज़ को भी इंडिया ने हमेशा अपोज किया है। ठीक है, तो वो होता है ना, बड़ी मछली छोटी मछली को दबोचने जाती है, तो इंडिया उसके खिलाफ रहा है हमेशा से। ठीक है, शी सपोर्टेड द कॉज ऑफ साउथ अफ्रीका अगेंस्ट द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड। अपने याद हो तो गांधी जी ने इसके लिए साउथ अफ्रीका जब वो गए थे तब उसने बहुत उन्होंने काम किया था अगेंस्ट द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड, यानी कलरिज्म। वहाँ पे ब्लैक्स और वाइट्स के बीच में बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, उस चीज़ के लिए भी इंडिया ने हमेशा आवाज़ उठाई है। इंडिया रिस्पेक्ट्स इंटरनेशनल लॉ एंड बिलीव्स इन सेटलिंग डिस्प्यूट्स थ्रू पीसफुल आर्बिट्रेशन। पीसफुल मैकेनिज्म, जितनी वार्तालाप, डिप्लोमेसी, पीसफुल डिप्लोमेसी से आप चीज़ों को सॉर्ट आउट करोगे, वॉर ना प्रमोट हो, वो चीज़ भी हमेशा इंडिया ने फॉलो करी है एज अ पॉलिसी। एंड इंडिया बिलीव्स इन द पॉलिसी ऑफ कंप्लीट डिसआर्मामेंट। ना हो सके इंडिया ने बोला है कि भाई वॉर्स को हम किसी भी तरह प्रमोट नहीं करेंगे। इनफैक्ट न्यूक्लियर पॉलिसी में भी इंडिया की नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है। ठीक है, तो अभी जब इंडिया पाकिस्तान के टेंशन आए थे तो इंडिया की तो एक्चुअली ऑफिशियल स्टेट पॉलिसी यही है कि हम पहले तो कोई भी न्यूक्लियर वेपन यूज नहीं करेंगे, अगर हम पे किया तो हम रिटेलिएट करेंगे। ये चीज़ कितनी बड़ी बात है, ये बहुत देशों की, पाकिस्तान की खुद की नहीं है नो फर्स्ट यूज पॉलिसी, वो कभी भी कर सकता है, किसी को नहीं पता। इंडिया ने कैटेगोरिकली ये बताया कि हम पहले यूज नहीं करेंगे। दिस स्टेट्स वेरी रिफ्लेक्ट्स वेरी क्लियरली कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी क्या है। वो चाहते हैं कि वॉर जहाँ तक हो सके हम अवॉइड करना चाहते हैं,
पीसफुल आर्बिट्रेशन यानी पीसफुली हम चीज़ों को बात करेंगे, नेगोशिएट करेंगे और चीज़ों को सॉर्ट आउट करेंगे, ठीक है। तो ग्लोबल लेवल पे भी इंडिया ने बहुत इस न्याय को, जस्टिस की आइडियल्स को फॉलो किया है। हमने पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव भी देख लिया। अब हम देखते हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 को मिला के क्विज बनाया है मैंने। कुछ क्वेश्चंस है उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। आप देखना कि आपको कितना कुछ आ रहा है, वेयर यू आर स्टैंडिंग। चलो क्वेश्चन 1, व्हाई वाज 26 जनवरी चोजन एज द डे टू एनफोर्स द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 26 जनवरी को हम डेट ऑफ एनफोर्समेंट बोल रहे हैं, ठीक है, डेट ऑफ एनफोर्समेंट। तो डेट ऑफ अडॉप्शन 26 जन नहीं था, 26 नवंबर था, ठीक है। अब आपको बोलना है कि क्यों करा गया था। क्वेश्चन का नंबर डाल के आप आंसर इस तरह से लिखोगे कमेंट्स में। मैं आपको आंसर यहाँ नहीं बता रही हूँ, जिसने सारे क्वेश्चंस का आंसर सही दिया है मैं उसका वहाँ पे एक कमेंट में हार्ट डाल दूँगी, तो आपको पता चलेगा कि भाई मेरे सारे क्वेश्चंस का जवाब सही है। आपको सारे सही आंसर्स जानने हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे क्वेश्चंस का आंसर डाल देती हूँ, ठीक है। तो इस तरह से बता रही हूँ मैं, यहाँ पे आपको आंसर सीधा नहीं दे रही वरना फिर मजा किरकिरा हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस द कॉन्स्टिट्यूशन। अब डेफिनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सिलेबस में है, इसलिए आपको ये चीज याद होनी चाहिए। इसी तरह से पूछा भी जाता है एग्जाम में, ठीक है। व्हाट इज द मेन एम ऑफ अ वेलफेयर स्टेट एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये सारे ऑप्शंस पढ़ लो। आई थिंक एलिमिनेशन से भी आप समझ जाओ, कॉमन सेंस भी यूज कर सकते हो। कभी कभी मैं अपने बच्चों को बोलती हूँ बहुत एमसीक्यूज आप कॉमन सेंस से भी सॉल्व कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि पूरा सिलेबस का रट्टा ही मारा हो। एक ये केस बेस्ड क्वेश्चन है। रमेश, a student of class 9, was told by his grandfather that he only voted for the first time at the age of 21. लेकिन रमेश की एल्डर सिस्टर ने तो वोटिंग एट द एज ऑफ 18 लिखा है। तो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर इसमें डिस्क्राइब हो रहा है या कौन सा चेंज हुआ है, ठीक है। अब आते हैं, गवर्नमेंट लॉन्च्ड अ मिड डे मील स्कीम टू प्रोवाइड फ्री लंचेस टू द चिल्ड्रन। दिस रिफ्लेक्ट्स विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब मैं ज्यादा जल्दी जल्दी जा रही हूँ, आप पॉज करके आंसर्स लिखते रहना, ठीक है। Ravi's brother is arrested by the police without being informed of the reason and is not presented before a magistrate within 24 hours. Which writ can the family file in protection of his rights? Writs based question है, हमने देखा है writs का निमोनिक PCM HQ, इन 5 writ में से कौन सा writ यहाँ पे फॉलो हो रहा है आपको ये बताना है, ठीक है। उसके अलावा assertion reasoning का क्वेश्चन देख लो। assertion reasoning भी आपको सॉल्व करना आना चाहिए। एक वेलफेयर स्टेट है, इट वर्क्स ऑन द वेलफेयर फॉर वेलबीइंग ऑफ ऑल इट्स सिटीजन, और रीजन दे रखा है कि क्यों ऐसा है। कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट्स द गवर्नमेंट टू फॉलो द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी टू अचीव दिस। आपको सही आंसर देना है असर्शन रीजनिंग का। इस क्वेश्चन पे राइट टू एजुकेशन इज पार्ट ऑफ विच फंडामेंटल राइट के रिकॉल बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। जरूरी नहीं कि सारे ही एप्लीकेशन बेस्ड और केस बेस्ड और इस तरह से आएंगे, कुछ तो मेमोरी भी आपकी टेस्ट होगी, इनको रिकॉल बेस्ड क्वेश्चन बोलते हैं। इसका आंसर आप दीजिए। एंड क्वेश्चन 9, विच फंडामेंटल राइट प्रोटेक्ट्स द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। अगेन रिकॉल बेस्ड क्वेश्चन। फंडामेंटल राइट्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके सिलेबस का। अब पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन में ये मैंने पिक्चर दे रखा है, बच्चे हैं, कुछ प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं, गरीब बच्चे दिख रहे हैं, ये खाना खा रहे हैं, इनको खाना सर्व हो रहा है। द इमेज बेस्ट रिप्रेजेंट्स विच आइडियल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो पिक्चर बेस्ड भी 10th में तो बहुत क्वेश्चंस पिक्चर बेस्ड ही होते हैं, तो इसलिए आपको कुछ प्रैक्टिस तो 9 से देनी चाहिए। आई एम श्योर स्कूल्स भी दे ही रहे होंगे। इसका आंसर भी आप क्वेश्चन में आप कमेंट्स में लिखना। सारे 1 to 10 क्वेश्चंस का जवाब जिसका सही होगा उसको हार्ट दे दूंगी तो पता चल जाएगा। बाकी आंसर्स मैं ऑफकोर्स डिस्क्रिप्शन में डाल ही रही हूँ। आई होप यू फाउंड दिस सेशन हेल्पफुल। आपको निमोनिक्स के थ्रू पढ़ना अच्छा लगा, आपको वो हेल्पफुल लगा या नहीं जरूर बताना। फीडबैक जरूर देना कमेंट्स में इफ यू आर लाइकिंग दीज सेशंस। आपको किस तरह के आगे सेशंस चाहिए, कुछ अगर सिलेबस में रह गया है और आपके स्कूल में पढ़ाए हैं आपको नहीं समझ में आ रहा है वो भी बता देना, ठीक है। आई विल ट्राई टू आंसर दोज इन द कमेंट्स एज वेल। And yes, I'll see you very, very soon in the next session. Till then, keep learning, be kind, and thank you.